गलती से भी बैक मत कर देना, मैं आ जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स, फ्रेंड्स और तमाम लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम इंतहाई अहम गुफ्तगू करने लगे हैं रिगार्डिंग पीसीएस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 के हवाले से। मेरे पास काफी सारी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई हैं कि पीसीएस कैसे होता है, क्या होता है। इट्स नॉट अ डिग्री बेस्ड एग्जाम, ये आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके अंदर आपने अपियर होना है और एक अच्छी पोजीशन के ऊपर मुआशरे के अंदर आपने ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटी को सर्व करना है। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि पीसीएस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या है और अब इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, और ना सिर्फ कंडक्शन बल्कि ये कि उसमें जो टेक्निक्स हैं वो हम क्या अप्लाई करें कि जिसके जरिए हम इसको अच्छी तरीके से स्कोर ऑब्टेन करें और एक अच्छी पोजीशन के ऊपर आ सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत और जुस्तजू करनी होती है। जब लगन की ये काविश हो, आपके अंदर ये जज्बा हो कि आपने कुछ करना है, कुछ बनना है, तो ऑब्वियसली आप कुछ कर दिखाते हैं और यही वो लगन होती है जो आपको किसी मकाम पर पहुंचा देती है। तो मैं समझती हूँ कि जो पीसीएस का एग्जाम है इट्स लाइक अ मिनी सीएसएस। और चले मैं आपको पहले अपना तारुफ भी करा देती हूँ। मेरा नाम शैला कुरैशी है और पीसीएस के हवाले से 2008 के अंदर पीसीएस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैं टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है तो मैंने मास्टर्स किया है जूलॉजी में, स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी, एंड आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, डिस्टिंक्शन मैंने किया। उसके बाद मैंने डीजेसन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में इन द कैपेसिटी ऑफ लेक्चरर सर्व किया तकरीबन 3 साल, और फिर उसके बाद पीसीएस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2008 के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई इस एग्जाम के तहत, और फिर सीएसएस 2010 के अंदर किया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची की तारीख में पहली खातून असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट हुई इन द हिस्ट्री। और सेकेंडली अभी मैं करंटली एसपी सिटी ऑपरेशन हूँ, एसपी सिटी डिवीजन कराची, और तकरीबन 8 से 10 साल हो गए मुझे टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता रहते हुए, और स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती रही हूँ। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। वे सीएसएस और पीसीएस की तैयारी भी करवा रही हूँ। अब इसमें बात है, स्टूडेंट्स के सवालात ये आते हैं कि जी स्क्रीनिंग टेस्ट आजकल बड़ी एक मार्केट के अंदर इशू बना हुआ है, जी स्क्रीनिंग तैयारी कहाँ से की जाए और कैसे की जाए। तो उन्हीं तमाम क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए आज का जो है वो लाइव सेशन फ्रेंड्स के साथ जो है वो हमने यहाँ पर किया है, ताकि वो लोग जो कि करना चाहते हैं तैयारी और उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली तो वो इस पैनल के थ्रू, इस जो है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ लर्न कर सके। देखिए जनाब, 12 मई 2018 को स्क्रीनिंग टेस्ट एसपीएससी की तरफ से कंडक्ट होना है और इसके टोटल मार्क्स 100 हैं। 100 मार्क्स का ये एग्जाम है और हर एक एमसीक्यूज, इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर एमसीक्यूज जो है वो आपने 1 मिनट में एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है। स्कोप ऑफ दिस एग्जाम, हम ये एग्जाम क्यों करने जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। देखिए हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करे, किसी अच्छे मुकाम के ऊपर वो बैठा हो और वहां से वो कम्युनिटी की सर्विस करे, क्योंकि सर्विस टू कम्युनिटी इज द सर्विस ऑफ गॉड। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, देखिए जिंदगी तो हर कोई जी ही रहा है, एक लेमैन भी जी रहा है और आप भी जी रहे हैं, तो आप में और एक लेमैन में क्या फर्क होना चाहिए। तो आपके अंदर वो स्पिरिट, वो लगन, वो जुस्तजू होनी चाहिए कि जिसके तहत आप अपने आप को किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये चिंगारी लगी हुई है तो आप जरूर कुछ बन दिखाएंगे, कुछ बन जाएंगे, और उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी सी एफर्ट की जाए प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ। जहां तक बात है पीसीएस की, तो इसके अंदर मुख्तलिफ वैकेंसीज आपकी अनाउंस हुई हुई, आपने देखा होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हर एक की ख्वाहिश होती है असिस्टेंट कमिश्नर बनना। ठीक है, ग्रेड 17 की काफी सारी पोस्ट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और भी दीगर पोस्ट हैं। तो तकरीबन जो है वो सैकड़ों पोस्ट इसके अंदर अनाउंस हुई हैं। देखिए मेरा जिंदगी में एक ही उसूल रहा है
कि जब भी आपके किसी भी वैकेंसी के अंदर, चाहे आपकी एक ही क्यों ना हो, चाहे अर्बन से हो रूरल से हो, एक भी पोस्ट क्यों ना हो, आप उसके लिए जरूर बैठें। ये ना सोचें कि जी सीट्स बहुत कम है, पता नहीं मेरा हो पाएगा या नहीं। सो नेवर थिंक लाइक दैट। यू कैन अचीव योर टास्क अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, यू कैन डू इट। सेकेंडली, इस एग्जाम के अंदर सबसे पहले इन्होंने एक गेटवे बना दिया, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। जब आप ये क्वालिफाई करेंगे तो आप नेक्स्ट मरहले यानी रिटन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी कि व्हाट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग का मतलब है आपको फिल्टर आउट करना। देखिए जी, पूरे सिंध के अंदर, ऑल ओवर सिंध, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स इस पोजीशन पर आना चाहते हैं और हर शख्स की ख्वाहिश होगी कि क्यों ना मैं ही असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊं। बिल्कुल बनेगा वो। और अगर आप बनना चाहते हैं, आपने ये ठान ली है, तो आप प्रॉपर ट्रैक को फॉलो करें, आप जरूर बन जाएंगे। हर शख्स ये चाहेगा कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूं, लेकिन उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशंस ली। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत सारी एप्लीकेशंस ली, थाउजेंड्स में ले ली, मोर देन 50,000 उन्होंने जो है वो एप्लीकेशंस जमा कर ली। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि बहुत सारे लोगों को जो है वो आजमाया जाए, सबको रिटर्न में बिठा दिया जाए और फिर इंटरव्यू में जज किया जाए या रिटर्न में जो क्वालिफाई होता है उसका इंटरव्यू लिया जाए। द थिंग इज कि आपको पहले फर्स्ट लेवल के ऊपर पहली सीढ़ी पर जज किया जाए कि आया आप इस काबिल हैं कि नहीं, कि आपको रिटर्न में आने दिया जाए। द वेरी कॉन्सेप्ट, द वेरी नोशन लाइज बिहाइंड द स्क्रीनिंग टेस्ट। और आपको स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन दी है, मैं आपसे डिस्कस करती चलूं। पीसीएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका शेड्यूल एसपीएससी की वेबसाइट पे आ चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 12 मई सैटरडे को इसका टेस्ट है। टाइम 2 घंटे है, तक 1 घंटा 40 मिनट यानी 100 मिनट्स जो है वो 100 एमसीक्यूज आपने करने। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश जनरल 25%, जीके जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के अंदर भी 25% ईच। 3 सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 पाकिस्तान अफेयर्स, नंबर 2 करंट अफेयर्स, नंबर 3 एवरीडे साइंस। इन तीनों का वेटेज जो है वो 25% ईच। एंड देन अगर आप बात करें इंग्लिश जनरल की, तो अभी जो पीसीएस है वो हर 5 साल के बाद कंडक्ट किया जाता है। बट इफ यू सी इन लाहौर, सो लाहौर में जो पीएमएस है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, तो वहां पे वो हर साल कंडक्ट किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर ये आफ्टर 5 इयर्स जो है वो कंडक्ट किया जाता है। सो द थिंग इज कि आपने इसकी तैयारी करनी है और प्रॉपर तरीके से करनी है। कोई वजह नहीं कि आप ये पास ना कर सकें। और इसकी गाइडलाइन में आपको आज स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से पर्टिकुलरली इंग्लिश में हम बात करेंगे। और याद रखिएगा, तमाम कैंडिडेट्स, तमाम एस्पिरेंट्स जो कि इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हैं, तो उसका जो पासिंग क्राइटेरिया होता है दैट इज 50%। तो कोई भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें पासिंग क्राइटेरिया 50% होगा। आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में भी 100 में से 50 नंबर हासिल करने हैं। बट मैं आपसे ये हरगिज नहीं कहूंगी कि आप 50 हासिल करें। आपने अपनी जो टारगेट सेट करनी है, टारगेट जो होगा आपका वो 100% पे होगा। और मोर देन दैट आप थिंक करें कि जी मैंने 100 में से 100 लेने हैं। तो अगर आपके थोड़े बहुत भी कम होते हैं, हाँ, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आता है कि क्या स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस होते हैं और ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर पेपर पे ना भी लिखा हो तो तसव्वुर कीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। आपने नेगेटिव मार्किंग वाले मार्क्स का डर के मारे कि हमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट ही नहीं करना, कहीं नंबर ही ना कट जाए, तो खुदारा ये खौफ दिल से निकाल दें। बी कॉन्फिडेंट और आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सेकेंडली, इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी क्या वेटेज है और उसमें क्या एस्पेक्ट से हम तैयारी करें और कहां से करें, अब हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से नंबर 1, हमने शुरू क्लासेस से ग्रामर पढ़ी होती है, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइसेस हैं। अब उसने एग्जाम में 2 से 3 जुमले उठा के दे देगा वो एग्जामिनर कि इसके अंदर आप एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं और उन्हीं ऑप्शंस में से आपने एक टिक करना है। द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द एमसीक्यूज, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो करंट अफेयर से हो, पाक अफेयर से हो और एवरीडे साइंस से हो या इंग्लिश से हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा याद रखिएगा तमाम कैंडिडेट्स कि जब भी आप किसी ऑप्शन को चूज कर रहे होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
लाइक आपका कोई एक स्टेटमेंट दिया, उसके 4 ऑप्शंस दिए, आपके दिमाग में आता है अच्छा पहले ऑप्शंस रीड कर लेता हूँ। आप जैसे ही ऑप्शंस रीड करने लगते हैं वो इतने नियरली क्लोजेस्ट होते हैं कि आपको लगता है कि हर ऑप्शन ही दुरुस्त है, और यही वजह होती है कि हमारी जो मैक्सिमम लो स्कोर आता है वो इसी वजह से आता है। सो इस चीज को आपने ये देखना है कि आपने सबसे पहले जो स्टेटमेंट पढ़ी है उसका जवाब अपने माइंड से निकालना है। आपको उसका क्या जवाब लगता है? जब आप इस चीज पर 100% कंफर्म हो और फिर वो जवाब आप दिए गए ऑप्शंस में से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाला जो आंसर है मैंने चूज किया है, मेरे माइंड से जो इसका आंसर जनरेट हुआ है, क्या वो दिए गए ऑप्शंस में से कहीं पर फिट होता है? जो उसमें क्लोजली मैच होता हो वही आपका करेक्ट आंसर है। बारहा अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे दैट विल बी हाईली कंफ्यूजिंग फॉर योरसेल्फ और आप इनडिसाइसिवनेस का शिकार हो जाएंगे। सो खुदारा ये काम मत कीजिएगा कि आप इनडिसाइसिव हो, और चूंकि पेपर एक ही दफा होना है, स्क्रीनिंग फिर अगले 5 साल बाद, क्या पता कब एग्जाम होना है और कब आप वेट करेंगे ओवर एज ना हो जाए। सो बेहतर यही है कि हम फोकस होकर टारगेटेड स्टडी करें। नाउ आई विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट, दैट इज एक्टिव पैसिव के बाद आपने नरेशन के रूल्स रिवाइज करने हैं। वही नरेशन जो आपने 8 और मैट्रिक क्लास में या 8 क्लास में मिडिल में पढ़ी है, उन्हीं नरेशन के रूल्स को आप दोबारा से रिवाइज कर लें, जिसमें एक्सक्लेमेशन यानी हैरानगी वाले जुमले हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, और नरेशन के जो कन्वर्ट करने के रूल्स हैं लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो जनरली चार्ट्स आपको ग्रामर की किताब में मिल जाएंगे। रैन एंड मार्टिन का आप एक जो है वो उसको पूरा आप एक बार समराइज कर लें, प्रिसाइज करके उसकी स्टडी कर लें। सेकेंडली थर्ड थिंग आती है उसके अंदर, इंग्लिश के अंदर जो एग्जामिनर कवर कर रहा है आपके, जो 2013 का मैंने जायजा लिया है तमाम स्क्रीनिंग टेस्ट का, और उसके अंदर उन्होंने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पे जिक्र किया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप फॉलो करें। जैसे कि प्रीपोजिशन कहाँ लगाना है, वो गलत इस्तेमाल दिया हुआ है। उस जुमले के अंदर हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रॉन्ग एक्सप्रेशंस यूज कर रहे होते हैं, उनके आप एक गो थ्रू करें, स्टडी करें। लाइक हम छोटे छोटे से हमारे पास रूल्स होते हैं लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। लाइक मेजॉरिटी ऑफ और मेजॉरिटी का डिफरेंस है लेट से, तो वो कब यूज करना है? मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल सेंस में आता है एंड मेजॉरिटी सिंगुलर सेंस में आता है। लाइक कमेटी है, कमेटी और ज्यूरी, इसका जो डिफरेंस है, अब कमेटी खुद एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी बड़ी बात है कि इसके अंदर 4 कम से कम बंदे होंगे। सो हम कमेटी के बाद जो है वो, अब कमेटी सिंगुलर है प्लूरल है, हमें ये समझ नहीं आ रहा होता, लोग कमेटी को कमेटीज कर देते हैं। दैट इज हाईली रॉन्ग, गलत काम कर रहे हैं आप। अगर देखें कमेटी का जो डिसीजन है, ज्यूरी का जो डिसीजन है, अगर वो डिसाइडेड है यानी यूनानिमस है तो सिंगुलर सेंस में लिखेंगे, लेकिन अगर वो प्लूरल है यानी वो बाइफर्केटेड है, वो डिवाइडेड है, तो फिर आप उसको जो है वो प्लूरल सेंस में आप वहां पे लिखेंगे कि कमेटी आर डिवाइडेड, तो कमेटी इज डिसाइडेड। तो ये हमारे छोटी छोटी सी डिफरेंसेस होते हैं, करेक्शन करने के लिए पॉइंट्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं जिनको स्टूडेंट्स माइंड में नहीं रखता और जिसकी वजह से हम अपना स्कोर लूज कर बैठते हैं। तो मेरी तमाम कैंडिडेट से ये गुजारिश है इस प्लेटफॉर्म के तहत कि खुदारा एक नंबर पे भी आपने जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि चलो तुक्का लगा लेते हैं। सो मॉडल थ्रोइंग इज नॉट द सोल्यूशन। बी कॉन्फिडेंट, व्हाटएवर यू आर राइटिंग यू मस्ट राइट परफेक्टली। आप जो आंसर भी चूज कर रहे हैं उसका एमसीक्यूज का जवाब, वो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर डिसाइड करना है। वंस यू हैव डिसाइडेड डोंट ओवर राइट दैट, कि आपने एक पर लिखा और फिर आप दोबारा उसी के सेकंड ऑप्शन को भी राउंड करके फिल कर रहे हैं, तो ये काम आपने नहीं करना। कंप्यूटर उस लाइन को रीड ही नहीं करता, तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी न मारें। आपने एक एमसीक्यूज आपने खुद से जाया कर दिया, यानी आपको 100 करने थे तो आपने अब 99 कर दिए। सो इस तरह की आपने जो है वो डिसीजंस वहां पे आपने फुली प्लान करके जाना है और उसमें गलतियों का चांसेस नहीं होने चाहिए। थर्ड थिंग इज वीक स्पॉट्स या एरर आइडेंटिफिकेशन। अब एग्जामिनर यहाँ पे आपको ये टेस्ट करना चाहता है कि अगर वो आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनाता है, आप फ्यूचर में असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, तो क्या आप में ये सलाहियत मौजूद है कि आप सेंटेंसेस के अंदर वीक स्पॉट्स डिटेक्ट कर सकें? क्या आपके अंदर जो कॉमन सेंस है वो मौजूद है? उसके लिए वो एनालॉजीज आपसे बिल्ड करवाएगा।
कि ये एक चीज है, इसकी दूसरे के साथ ये एनालॉजी है, ये रिलेशनशिप है। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके जो है वो 2013 का जो स्क्रीनिंग पेपर है वो मेरे आगे सामने पड़ा हुआ है टेबल पर, उसमें उन्होंने एनालॉजीज बिल्ड करवाई स्टूडेंट से। अब उन एनालॉजीज के अंदर अगर आप बात करें तो जो पहला हमारे पास उन्होंने दिया उसमें था इमेज इज टू पिक्चर। अब नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिजी स्पेयर, रूम स्पेयर, एक्स्ट्रा स्पेयर और तीसरा है रूम इज टू कबर्ड। तो देखें हमें ये देखना होता है कि आया ये जो एनालॉजी है इसकी जो आप रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे होते हैं क्या ये आपने दुरुस्त फुटिंग्स पर की हैं। अगर आपने सही फुटिंग्स पर उनको किया है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उसमें जरा सा भी जो है वो मुबालगा हो आपको और आप सही डिसाइड न कर पाए तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आप इसको जो है वो सही तौर पे नहीं कर पाएंगे। थर्ड थिंग जो नेक्स्ट इसके अंदर डिस्कस की गई है एनालॉजीज के बाद, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इट इज हाईली कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, अब हम चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया तो बन नहीं सकते। सो व्हाट टू डू, द बेस्ट रेमेडी टू गेट आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वो ये है कि सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स को कहते हैं, एंटोनिम्स नेगेटिव यानी ऑपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स को कहते हैं। तो अगर आप बात करते हैं सिनोनिम्स की तो देखिए सिनोनिम्स के साथ 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। अब उन 4 ऑप्शंस में से वही अगेन आई रिपीट के आपने पहले उसका आंसर खुद जनरेट करना है, देन आप उसके ऑप्शंस में से जाके मैच करेंगे। अगर आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे तो इट विल गेट ट्रबल फॉर यू। और एंटोनिम्स के अंदर ऑपोजिट मीनिंग्स, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि टोटली एक ऐसा वर्ड हो जो आप उसको सिलेक्ट करके बेस्ट आंसर बना दें। नॉर्मली 2 अल्फाज में आपके टाई पड़ जाता है कि ये वाला ठीक होगा या ये वाला। सो उस सिचुएशन के अंदर आपने कोशिश ये करनी है, देखें हम जो वर्ड होता है उसको हमने पहचानना होता है। वर्ड की जो आइडेंटिफिकेशन का तरीका है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड के एंड में लिखा हुआ है LY, ठीक। अब आपने उसके ऑप्शन सर्च करना शुरू किए, आपने पहले उसका खुद मीनिंग निकाला और उसकी देखा LY। अगर आपको सारे अल्फाजों की मीनिंग समझ नहीं आ रहे या उसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, आपको एक वर्ड की मीनिंग आती थी और उसके 3 वर्ड्स सिमिलर मीनिंग के थे, उनको आपने ड्रॉप कर दिया, जो रिमेनिंग रह गया वही आपका आंसर है। सेकंड जो तरीका होता है करने का वो ये कि हम उसके वर्ड को प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के यूसेज से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। द फर्स्ट थिंग प्रीफिक्स, उस लफ्ज के अंदर देखिए कि पहले प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है या उसके एंड में कोई वर्ड जो है सफिक्स लगा हुआ है, उससे आप उसको जो है वो फिल्टर आउट करें कि इससे और जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा मैच हो रहा है। समटाइम्स किसी भी वर्ड के अंदर प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस के लगने से उसकी मीनिंग नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल, अब नॉर्मल का मतलब है कि आम सी बात है आम हालात में, लेकिन अगर हम उससे पहले एब लगा दें, AB एब नॉर्मल, सो एब लगाने से, ये प्रीफिक्स लगाने से नॉर्मल की ऑल टुगेदर मीनिंग चेंज हो गई, ऑपोजिट मीनिंग हो गई एब नॉर्मल। सो हमें ये देखना होगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के इस्तेमाल के वक्त हमने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को भी जहन में रखना होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है उसके अंदर स्क्रीनिंग में, स्पेसिफाई द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। कुछ रॉन्ग, अब जो फ्रिक्वेंटली रॉन्ग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो स्टूडेंट लिखने के अंदर गलती कर बैठते हैं, वही एग्जाम में आ जाते हैं। वो तकरीबन 30, 40, 50 अल्फाजों की लिस्ट है, तो आप क्यों नहीं उसकी प्रैक्टिस कर लेते कि आप एग्जैक्टली सही लिख पाए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड मैनूवर, देयर इज अ वर्ड सुप्रीमेसी, इसको हम स्टूडेंट लिखते हैं सुपरमेसी, SUPREMACY, ये सही होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट लिख देता है SUPER। तो इस तरह का जो कॉमन ब्लंडर है, कंशांस, कंसेंशियस, लाइक और अदर वर्ड्स जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट वो बहुत रैंडमली जल्दी लिखने के चक्कर में, जल्दबाजी के अंदर वो अल्फाजों की गलत स्पेलिंग लिख बैठते हैं। तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम, आपने ये क्राइम नहीं करना, और स्पेशली कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक एक चीज आपकी मॉनिटर की जाती है, सो बी वेरी केयरफुल। देन नेक्स्ट सेगमेंट है इसी के अंदर, उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको पूरा दिया हुआ होता है स्टेटमेंट, उसके अंदर कहीं पर कोई ना कोई जो है वो ब्लैंक में आपने फिल करना होता है, वहां कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, कोई फ्रेजल वर्ब हो सकता है, या उसके अंदर जो है वो मिसिंग वर्ड, तो आपने वो सप्लाई करना होता है।
समटाइम्स कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी होते हैं, तो आप समझते हैं कि एक ऑलरेडी लगा हुआ था प्रीपोजिशन, अब मैं दूसरा क्यों इंसर्ट करूं. सो द थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई वेयर द रियल ट्रबल लाइज, वेयर इज द मिस्टेक, वेयर इज द लूप होल, वेयर इज द लैक्यूना. सो आप जब वो सर्च कर लेंगे तो आप उसको सही तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे, लिख पाएंगे. देन इसके बाद एक और आता है चूज द करेक्ट आंसर्स. अब आप कहेंगे आंसर्स करेक्ट चूज करें, क्या मतलब? अगेन उसी तरह का है जिस तरह करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस था, नीचे 4 ऑप्शंस थे, उन्हीं में से आपने एक चूज करना था. सिमिलरली चूज द करेक्ट आंसर्स में उसने 3-4 एंगल्स को कवर करना है. इस वाले सेगमेंट में वो ये लिखेगा कि इडियम्स, आपके ब्रीफ डेफिनेशंस हो सकती हैं किसी भी वर्ड की, और 1 लाइन डेफिनेशन, फ्रेजल वर्ब्स या प्रोवर्बियल स्टेटमेंट्स. अब अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर्स हैं उसकी डोमेन में 4 एंगल्स हमने कवर किए, जिसमें इडियम्स, अगर कोई भी एक इडियम दे दिया और इसकी मीनिंग नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए, लेकिन आपको इडियम की जो मीनिंग होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है. वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग से आप नहीं निकाल सकते, बल्कि वो वर्ड्स कुछ और कह रहे होते हैं और इसकी मीनिंग्स कुछ और होती हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल यहाँ पे कि आप जो इडियम है वो आप याद कीजिए, लेकिन वो इडियम को इतने हाईफाई लेवल के नहीं होते कि आपने शायद कभी ना पढ़े हो, ऐसा नहीं होता. वो आपके इंटरमीडिएट लेवल हो सकता है, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल हो सकता है, उसी लेवल के आपके इडियम्स हैं. तो तकरीबन 150 इडियम्स आप एटलीस्ट पढ़ लीजिए. इसके लिए एक बेहतरीन किताब है इडियम्स करने के लिए, मैकमोर्डी, McMordie, मैकमोर्डी की है इंग्लिश इडियम्स. इसमें 1000 इडियम्स दिए हुए और इडियम्स की डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि इडियम का इस्तेमाल, फिर इसका सेंटेंस मेकिंग और तमाम उसके अंदर डिस्क्रिप्शन मौजूद है. प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाले इडियम्स, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होने वाले इडियम एटसेट्रा. देन जो इंग्लिश का पोर्शन है, इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको इतनी ही चीजें कवर कर लें तो मैं समझती हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बल्कि अच्छा नहीं बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं. सेकेंडली अब हम जीके की तरफ बढ़ते हैं. जीके के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है. पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जहां तक बात है स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो यहाँ पर उन्होंने इसी तरह से कवर किया हुआ है, एमसीक्यूज दिए हुए और उसके अंदर से आपने जो है वो करेक्ट आंसर टिक करना है. और करेक्ट आंसर्स को चूज करना है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड. हाँ, यहाँ मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करती चलूं कि देखें जीके तो बहुत बड़ा है, इल्म का एक समंदर मौजूद है. तो आप कितना पढ़ेंगे जीके के लिए और कहाँ से कवर करना है और कैसे करना है. देखिए मार्केट के अंदर ऑलवेज गुड बुक्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमें वो बुक फॉलो करनी होती है जो कि ब्लंडर लेस हो, जिसमें मिनिमम चांसेस ऑफ रॉन्ग आंसर हो, जिसमें कम से कम गलतियां हो. हम उन बुक्स को फॉलो करते हैं. तो आपने इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे अगर कुछ अच्छी किताबें पढ़ी हैं और जीके आपका स्ट्रांग है, सो देयर इज नो नीड टू वरी, यू कैन इजीली गो थ्रू दिस टेस्ट. और जहां तक बात है इंटरनेशनल नॉलेज की, इंटरनेशनल चीजों की, तो जीके तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इट्स लिमिटलेस सब्जेक्ट. और कंप्लीटली आपने इसमें जो फोकस करना है वो बड़ी बड़ी चीजों पर करना है, लाइक टॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है. लाइक कोई भी ऐसी यूनिक चीज, आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कर लें, न्यू वंडर्स भी कर लें, ओल्ड वंडर्स भी कर लें. ओवरऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ज्योग्राफी ऑफ सिंध. PCS स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन सिंध ज्योग्राफी, ठीक है. और सिंध की जो ज्योग्राफी है ना सिर्फ उस पे, बल्कि जो सिंध की छोटी छोटी चीजें, लाइक कैनाल्स कितनी है सिंध के अंदर, नहरें कितनी हैं और दरिया कितने हैं सिंध के अंदर, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है और इसकी लेंथ कितनी है. फॉर एग्जांपल इंडस रिवर. सो इंडस रिवर स्टार्ट कहाँ से होता है, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछ लेगा. तो लोग कहते हैं जी पहाड़ों से, दरिया हमेशा पहाड़ से स्टार्ट होता है. so, कौन से पहाड़ से होता है उसका नाम बताइए. सो हिमालय से वो स्टार्ट होता है. सेकेंडली इंडस रिवर की कोई खास क्वालिटी बताइए, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बताइए. सो इंडस रिवर के अंदर जो है वो एनिमल या फिश या जो कोई खास फौना है, फ्लोरा है, वो आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा सिंध का टोटल एरिया कितना है वो आपको पता होना चाहिए. देन उसके बाद सिंध के अंदर कोई भी स्पेशल फीचर्स हैं, लाइक आपके शायरी के अंदर अगर आप बात कर लें, लोक सिंगर
और दीगर जो है वो शाहदुल लतीफ भटाई हैं, उनकी कोई खास किताबें लिखी हुई हैं, उनके जो शायरी की किताब है या जो भी उन्होंने बुक्स लिखी, कोई और शोराए कराम है जिनके बारे में, तो आप बेसिक नॉलेज जो है वो उसके अंदर लिख सकते हैं। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग कि इस्लामियात का पोर्शन यहाँ से ओमिट कर दिया गया है, सो प्लीज प्लीज डोंट कंसिडर कि इस्लामियात नहीं आएगा। माइट बी पॉसिबल। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको जो डोमेन दिया गया है वो डोमेन सिर्फ आपको ये बताने के लिए दिया गया है कि हम ये 3-4 एंगल्स कवर करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जीके की अम्ब्रेला में कोई भी चीज जो है वो फिट हो सकती है। जीके के अंदर इस्लामियात मौजूद तो नहीं है, ऑल्दो स्पेसिफिकली कोई पोर्शन तो नहीं आएगा इस्लामियात का, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि इस्लामियात की कोई ना कोई एमसीक्यूज वो जीके में डालकर, इंटरनेशनल उसमें डालकर, या कोई इंसिडेंट हिस्ट्री के उसमें डालकर वो आपसे पूछ लें। सो बी केयरफुल। इस्लामियात को भी आपने थोड़ा बहुत कवर करना है, इन डेप्थ ना सही, लेकिन आपने सुपरफिशियली इस्लामियात को भी थोड़ा बहुत वेटेज देना है। एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा कंपेटिटर वही होता है जो तमाम डोमेन्स को कवर करके जाए। ये ना देखें कि आपको जो स्पेसिफिक टास्क उन्होंने दिया है कि इन डोमेन से हम पूछेंगे। सो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि पीसीएस की बात हो रही है यहाँ स्पेशली, तो जरूरी नहीं है चाहे वो सीएसएस हो या पीसीएस हो, दोनों सिचुएशंस में, दोनों एग्जाम्स के अंदर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सो ऑलवेज गेट रेडी कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एंड यू कैन नॉट चैलेंज दैट, यू कैन नॉट क्लेम दैट कि जी क्यों पूछा, आपने तो कहीं बताया नहीं था इस्लामियात का। सो बी रेडी फॉर दैट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ आई वेलकम द क्वेश्चंस। अगर ऑडियंस को कोई सवालात करने हैं, कोई भी उनके मसले मसाइल हैं, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, वी कैन गाइड यू। इसके अलावा हमारी जो है वो CSS एपेक्स का आप पेज लाइक कर सकते हैं, CSS एपेक्स अकेडमी, वहां पे भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन वहां पे शेयर की गई है। और मेरा अपना पेज है शैला कुरैशी PSP, आप वो लाइक कर सकते हैं। आपके पास जो भी क्यूरीज हो, अगर आप अभी नहीं कर रहे तो आप बाद में पोस्ट करके अपने आंसर्स ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के हवाले से क्वेश्चन किया गया है कि मोहसिन खोकर साहब ने किया है कि कंप्यूटर साइंस कैसा सब्जेक्ट है। देखिए मोहसिन, आई वांट टू नो अबाउट योर क्वालिफिकेशन फर्स्ट, और जहां तक रिटन सिलेक्शन की बात है तो ये इंशाल्लाह कमिंग जो हम सेशन रखेंगे उसमें हम रिटन पे भी बात कर सकते हैं कि रिटन की तैयारी कैसे करनी चाहिए और रिटन के अंदर सब्जेक्ट्स की चॉइसेस। आई होप सो कि अब तक आपने जो है वो लिख लिया होगा और अपने चॉइसेस कर ली होंगी और एग्जाम के लिए फॉर्म जमा करवा दिया होगा। लेकिन फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक वो इंडिसाइसिवनेस का शिकार है और अभी तक वो अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो मैं उनको बताती चलूं कि सिलेक्शन जो सब्जेक्ट की जाती है उसके लिए 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, एटलीस्ट आपने BA किया हो, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी जो है वो सब्जेक्ट की स्टडी हो। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करते हैं ऑप्शनल्स में, देखिए जी PCS के 450 नंबर का जो रिटन है कंपल्सरी, वो सबने देना है। जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो आपका ऑप्शनल करेगा। जो सिलेक्शन आपने ऑप्शनल्स की होगी वही आपका डिफरेंस करेगा, और आप कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर जितना हाईएस्ट स्कोर करेंगे वही आपकी कामयाबी की जमानत है। तो आपने इसके अंदर जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है वो बहुत एहतियात से करना है। और कंप्यूटर साइंस के हवाले से अगर आपकी नॉलेज है और आपने खोकर साहब आपने अगर पहले से किया हुआ है कंप्यूटर में BCS, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। बट कीप इट इन योर माइंड कि आपने 2 से 3 साल के पास्ट पेपर इसके देख लें उठाकर। अगर आपको यहाँ नहीं मिलते तो दैट इज अंडरस्टूड कि आपने जो CSS एग्जाम है उसके फॉरम के ऊपर भी पड़े हुए पास्ट पेपर्स, वहां से 3 साल के ग्रेजुएशन लेवल के आप पेपर्स देख लीजिए, और अगर आपको वो समझ आ रहे हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपको एट दिस स्टेज आप उसको 30 to 40% अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको पढ़ के जरूर कर लेंगे। जहां तक बात है स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग की, अगेन आई रिपीट कि देखें हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आप इंटरेस्ट लेके और सही तरीके से उसको ऑप्ट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं करते तो ऑब्वियसली वो आपको कम स्कोर देता है। लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं लाइक साइंस के हैं जो प्रोफेशनल, उसमें हम स्टडीज में बात करें, जैसे कि केमिस्ट्री है,
और जो है वो अप्लाइड मैथ्स है या अप्लाइड फिजिक्स है, लेट्स से, सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं जब तक आपने मास्टर्स ना किया हुआ हो, आई वॉन्ट रिकमेंड यू एट ऑल कि आप उसको उसमें हाथ डाल के बैठे कि जी हाँ ठीक है मैं कर लूंगा. सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल जुअलॉजी, अगर आप कहें कि जी मैंने प्री मेडिकल साइंस में जुअलॉजी बॉटनी पढ़ी थी, सो आई कैन ऑप्ट हियर फॉर पीसीएस. सो दैट्स अ क्वाइट ब्लंडर, और ये बहुत ही मतलब अजीब सी बात है कि एक चीज में आपको कमांड नहीं है और आप उसको ऑप्ट करके बैठ रहे हैं और आप compete भी करना चाहते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम में भी बैठना चाह रहे हैं. सो आई थिंक वन मस्ट नॉट गो फॉर दैट सब्जेक्ट जो उसने इंटर लेवल पे पढ़ा हो. अगर आपकी कंप्यूटर साइंस में बीसीएस है, सो यू कैन गो अहेड. देन एनी बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश एमसीक्यूज. देखिए जी, मार्केट के अंदर काफी सारी बुक्स अवेलेबल है. मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के तहत किसी की मार्केटिंग नहीं कर रही. आई एम जस्ट गाइडिंग माई स्टूडेंट्स, माई एस्पिरेंट्स के जो एस्पिरेंट्स यहाँ बैठे हुए गाइडलाइन के लिए बात कर रहे हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ. तो जो भी आपको अच्छी किताब लगती है वो आप ले सकते हैं, जो आपको इजी टू अंडरस्टैंड लगे. इंग्लिश की सच कोई एमसीक्यू सॉल्व करने की किताब नहीं है, लेकिन आपने जो बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के रूल्स हैं, विद एग्जैक्टली कि इस जुमले में क्या गलती है और किस वजह से है, वो आप कीजिए. आप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश का सहारा ले सकते हो. उसके कुछ चैप्टर्स हैं, सिर्फ आप वो पढ़ें. आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, प्लस ये कि आपने टारगेटेड स्टडी भी करनी है. सो बी फोकस्ड. और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए मियाँ शफीक साहब की एक अपनी लिखी हुई किताब भी है, जो मैं पढ़ी भी है और पढ़ाती भी रही हूँ 8-10 साल से. तो इनकी किताब बहुत अच्छी है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा जो देखिए जनरल साइंस एंड एबिलिटीज के अंदर मेरा इंटरेस्ट भी बहुत रहा है, और प्लस ये कि हमेशा मैंने इसमें हाई स्कोर किया है. तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर आप इस तरह से कीजिए कि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, डिजीजेज हैं, उनके इन्फेक्शियस जो कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनके नाम याद कर लीजिए. और ये तो इस तरह की जो ओवरऑल आपने बिल्कुल सुपरफ्लुअस स्टडी करनी है, इन डेप्थ नहीं करनी. बी माइंडफुल. आपने अभी स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है. जब हम रिटर्न की तैयारी करेंगे देन विल डिक्लेयर इट एट लेंथ. उर्दू एसेज और कल सवाल किसी ने किया है, अनमता ने किया है कि उर्दू एसे की गाइडेंस दे दें. तो देखिए ऐसे लिखने की टेक्निक्स होती हैं, और हमने जब एग्जाम दिया था पीसीएस 2008 में, तो उसमें भी इसी तरह से था. उर्दू का एक ऐसे लिखने को आता है 50 नंबर का, सही है, 50 मार्क्स का उर्दू ऐसे होता है. और एक स्टूडेंट था, उसके उर्दू का जो प्रोज का पेपर होता है, नसर जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर उसने 65 प्लस स्कोर किया था. एंड 50 में से 17 वाला जो नंबर है वो पासिंग मार्क्स ऐसे के अंदर होता है. उस स्टूडेंट ने जो है वो 13 मार्क्स स्कोर किए थे एंड ही गॉट फेल्ड. तो द थिंग इज कि आपने उर्दू को बहुत अच्छे से जो है वो कवर करना है. एसेज लिखने के लिए अच्छी किताब ले लीजिए आप, ऐसे राइटिंग की स्किल्स, और ये चीज आती है प्रैक्टिस से. जितना ज्यादा द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट मार्क्स. तो उसके अंदर आपने ये करें, ग्रामर के ऊपर तवज्जो दें, उर्दू के ऊपर. मैं देखती हूँ जब मैं पढ़ा रही होती हूँ स्टूडेंट्स को, तो किसी को तो हुब्बुल वतनी भी लिखना नहीं आता, या उनको ये नहीं पता होता व्हाट डज इट मीन. सो दैट इज द लव फॉर नेशन, पेट्रियोटिज्म. तो आप उसकी बात कर रहे हैं, तो अपनी जो रीडिंग हैबिट है उसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करें. और उर्दू के लिए पर्टिकुलरली आप जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, वहां से पढ़ें और गौर से पढ़ें. उसके अंदर से आपको कोई थॉट्स मिल सकते हैं, कोई एसेज मिल सकते हैं. इसके अलावा भी बुक्स भी अवेलेबल हैं, और प्रैक्टिस करें, उसकी असेसमेंट कराएं ज्यादा से ज्यादा, तो आप इस पर काबू पा सकते हैं, इस वीकनेस पर. जी नेक्स्ट है क्वेश्चन, उर्दू जनरल की बुक बता दें मैडम. अच्छा, आयशा खान पूछ रही हैं जी किताब बता दें. देखिए जो बुक है उर्दू की, मैंने स्टडी की है काफी सारी. उसके अंदर आप मखज़न अदब है, लेकिन अगर सिर्फ एसेस की पूछ रहे हैं तो एसेस के लिए 3-4 किताबों से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा. वो आपका वन बुक इज नॉट द सोल्यूशन. और जनरली अगर आपने उर्दू की ग्रामर करनी है और उसके जो है वो प्रोज वो पढ़नी है, अशार पढ़ने हैं, अशार के जो मुख्तलिफ शौराए कराम है उनके ऊपर पढ़ना है, ये सारे रिटर्न के आगे की बातें हैं. यस, वन थिंग
आई फॉरगेट टू मेंशन, उसमें देख लें, ये मैंने आपको जिस तरह से गाइड किया है उसमें बताया है कि आपने इस्लामियात को भी जहन में रखते हुए जाना है पेपर में। तो आपने उर्दू का इसमें कहीं मेंशन नहीं है। उर्दू के भी एमसीक्यूज इंग्लिश में बन के आ सकते हैं, इन सेंस के वो कहें जी राजा गिद्ध वॉज रिटन बाय होम, तो वो आ गया और पर्सनैलिटीज के नाम दे दिए राइटर्स के कि इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा था। बानो कुत्सी आती हैं, शाह अहमद थे या कोई और, या ये शेर दे दिया और वो या अल्लामा इकबाल का कोई वो बुक का नाम दे दिया, बांगे दरा किसने लिखी थी, और नीचे ऑप्शंस में शौराए कराम के नाम दे दिए। सो आई थिंक जो जीके है उसमें आपने उर्दू को भी जहन में रखना है, इस्लामियात को भी रखना है, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स तो आपने करने ही हैं, उनका पर्टिकुलर वेटेज है। उर्दू जनरल के लिए आप मखज़िन अदब की किताब ले सकते हैं, इसके अलावा आपको और भी बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेंगी। वन बुक इज नॉट द सोल्यूशन। Masters in IR. IR basically will help you in current affairs as well. If you go for CSS preparation, वहाँ पे भी आपको help out करेगा. Then you're doing already government job and can manage some issues. I think is हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई इशू तो होता ही है. So गवर्नमेंट जॉब करना आपके लिए मसला है या इसके अलावा कोई और इशू आप फेस कर रहे हैं? मुंतजिम जैदी, देखिए बात ये होती है, मैंने भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं इस मकाम पे पहुंचने के लिए। ऐसे ही कोई केक की तरह प्लेट में रख के आपको नहीं कह देता कि आप टॉपर बन जाएं, उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और इश्यूज सबको फेस करने पड़ते हैं, हार्डशिप सबकी लाइफ में होती है। जहां तक आपने बात की है कि जी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा और मुझे इश्यूज हैं, तो मैनेज करना पड़ेगा और देखिए थोड़ा भी वक्त है तो आप उसको यूटिलाइज करें। फिल वक्त आप अपना फुल कंसंट्रेशन जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन पे लगाइए, उसके बाद आप रिटर्न के लिए इतना परेशान होइएगा, अभी उसमें टाइम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी फोकस्ड, बी वर्क, टारगेटेड स्टडी कीजिए अपने स्क्रीनिंग के हवाले से। करंट अफेयर्स के अंदर आपने बात की है, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि देखिए पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान कब बना और बनने से पहले की जो स्टोरी है, लाइक हमने देखना है शाह वलीउल्लाह वॉज द फर्स्ट मैन जिसने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट पेश किया। अगर वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि TNT का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आपके दिमाग में ठक करके जवाब आता है जी सर सैयद अहमद खान। नॉट एट ऑल। शाह वलीउल्लाह वॉज द मैन जो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि मुस्लिम एंड अदर्स जो भी उस वक्त की कौमें थी कि जी ये अलग अलग चीजें हैं, इसको आप एक उसमें नहीं कर सकते, अंडर वन अम्ब्रेला नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको 1703 में शाह वलीउल्लाह पैदा हुए थे और उसके बाद से ऑनवर्ड आप देखिए पुराना कॉन्सेप्ट है। और जो है वो आप आगे देखें तो TNT का जो कॉन्सेप्ट है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया। फिर उसके बाद उर्दू जबान, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी क्या थी, इसके अलावा कांग्रेसेस कब हुई, फर्स्ट कांग्रेस जो है वो कांग्रेस नेशनल पार्टी का कयाम कब हुआ और मुस्लिम लीग कब बनी, पहले सदर कौन थे और इसके बाद क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, उस चार्टर में जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ यूनिटी का अवार्ड मिला, ब्ला ब्ला। सो इट मीन्स कि जितने भी इवेंट्स हमारे हिस्ट्री में गुजरे हैं, इंडो पाक पेपर 1, पेपर 2 अगर हम देखें तो CSS के हवाले से हो या PCS क्या, तो जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसके अंदर पाकिस्तान बनने तक की जो कहानी है उसके अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके ईयर्स याद करें और उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन किस पर्सनालिटी का था वो याद कर लें, तो आप किस तरह से जो है वो कवर हो जाएंगे। एज फार एज करंट अफेयर इज कंसर्न, तो करंट अफेयर के अंदर कामरान खान मोहम्मद का क्वेश्चन है कि जी करंट अफेयर्स को हम कैसे कवर करें या किया जाए। सो करंट अफेयर्स देखें, मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की कि जीके के अंदर कोई आप रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा रूल भी नहीं है कि आप उस पर अप्लाई कर दें और वो आप जीके में मास्टर्स हो जाएंगे, मास्टर बिल्कुल उसको इजीली कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि करंट अफेयर के लिए आप ऐसा कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल जो भी इशूज चल रहे हैं, डॉन न्यूज़पेपर के अंदर जो भी हेडलाइंस है, आपकी जो मोटी मोटी हेडिंग्स बनी होती हैं उनको जरा गौर से पढ़ लिया करें। किसी कंट्री का सदर चेंज हो रहा है तो कौन है, पाकिस्तान का जो ट्रायंगल देख लें किन कंट्रीज के साथ है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, फॉरेन पॉलिसीज हमारी किन कंट्रीज के साथ हैं। लाइक आप एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट USA, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और ईरान, रशिया, ये जितने भी कंट्रीज हैं इनकी आपने फॉरेन पॉलिसी, इनके सदर
देखने कौन है, प्रेसिडेंट्स कौन है, इनके इलेक्शन अपकमिंग कब हो रहे हैं, इनके मुल्क में करेंसीज कौन सी हैं, इनके मुल्क में एयरलाइंस मशहूर कौन सी है, पाकिस्तान की कौन सी है, करेंसी कौन सी है, लाइक हमारा डेट कितना है फॉरेन, और हमारी जो पॉलिसीज हैं वो क्या है। तो ये जो बेसिक है, हमारी जो जीडीपी है इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर आप देखें, जो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कितने % कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके अलावा हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, ये आप एक किताब ले लें, और ये किसी की भी पब्लिकेशन हो, एक छोटी सी किताब है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, वो जरूर पढ़िएगा। मुझे बहुत शौक था ये किताब पढ़ने का। आई थिंक ये सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जो आपको कंट्रीब्यूट करती हैं, आप वो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए कोई रिकमेंड करने के लिए कह रहा है, एनी बुक फॉर इंग्लिश एस्से। देखें जी, एस्से आपको प्रैक्टिस से आएगा। मुझसे अभी किसी ने उर्दू एस्से के लिए भी किताब पूछी थी, तो ये चीज आती है राइटिंग एस्से की जो टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करने से, और ये किसी किताब की मोहताज नहीं होती। देखिए, हर शख्स एक दुनिया का बहुत बड़ा एस्सेइस्ट था, एस्से मजमून निगार था, मजमून नवीस। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई आप इतना अच्छा मजमून कैसे लिख लेते हैं, तो उसने जवाब दिया कि ये मैं बचपन से, मेरी एक राइटिंग हैबिट थी, लिखने की एक आदत थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एसेइस्ट बन गया हूं और मुझे ये पैदाइशी। देखिए जी, डॉक्टर का बच्चा पैदाइशी डॉक्टर नहीं होता, ना ही इंजीनियर का बच्चा पैदाइशी इंजीनियर होता है। तो आप भी ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और आप कर पाएंगे। जहां तक बात है कोई बुक बता दूं आपको, तो मार्केट में 3-4 बुक्स अवेलेबल है, लेकिन मैं जब फॉलो करती थी, लिखती थी ऐसे, तो मैं 3-4 किताबें सामने रखती थी। एडवांस पब्लिशर की रख लें, 1-2 और रख लें। उसमें अरशद सईद और शाहिद और अरशद सईद की किताब थी, वो देखती थी मैं। तो 3-4 किताबें आप सामने रखें, उसके अंदर से कंपाइल करें, उन चारों के अंदर सेम टॉपिक का एस्से जो है वो पढ़ें। हर एक ने डिफरेंट स्टाइल से लिखा होता है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये होगा, उससे कहीं बेहतर ये होगा कि आप एस्से की जो टेक्निक्स है उनको फॉलो करें और अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करें, बजाय इसके कि आप किसी के कहे हुए अल्फाजों को कोट करें और उनके थॉट्स को लिखें। बट अगेन आई रिपीट कि आपको रीडिंग जरूर करनी है। रीडिंग के बगैर गुजारा नहीं है। आप जब तक रीडिंग नहीं करेंगे, इनपुट नहीं होगा, तो आउटपुट कैसे निकाल पाएंगे, आप कैसे लिख पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो भी आपकी क्यूरीज होंगी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर करेंगे। अभी मेरी थोड़ी मसरूफियत है, फिर आपसे बात होती है। थैंक यू वेरी मच।